to all in my class. Today we will, friends. Today we will discuss about India Justice Report 2022. Right? करंट ही हमारा चल रहा है और so without wasting our time, let's start. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता क्षमता को नापने के लिए सूचना एकत्र करती है। ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है बेटा, थोड़ा जूम करूँगी, दिख तो रहा है ना, विजिबल तो है, कोई इशू नहीं आ रहा। आई थिंक जब आता है तो खुद ही फील होता है, राइट। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया और यह इसका कौन सा संस्करण है? तीसरा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक की बटन क्लिक करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें, राइट। अदरवाइज आपको पाप पड़ेगा। चलो, हो गया बेटा। इसका ये 3rd संस्करण है, ठीक है ना। तीसरा संस्करण है, इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, ठीक है ना, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS के प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। कौन कौन तैयार करता है? किसको किसको कौन तैयार करता है? क्या हम देख रहे हैं? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 देख रहे हैं, ठीक। ये इसका कौन सा संस्करण है? 3rd संस्करण। इसे दक्ष कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS के प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। चलिए मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान 18वीं रैंक पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग, ठीक है ना। देखो तो रिपोर्ट कौन सी है? IJR इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। फर्स्ट रैंक कर्नाटका को, ठीक। पुलिस में 2 मिला है, जेल में 2 मिला है, न्याय प्रणाली में 2 मिला है, कानूनी सहायता में 2 मिला है। उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य, लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट, और सेकंड है छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, बेस्ट, मध्यम, मिडिल एवं खराब, वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया जाता है। IJR 22 में बड़े राज्यों को रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक के साथ भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में यूपी अंतिम पायदान पर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया? इधर देखो,
ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश का रैंक जो है किस रैंक पर है, 18वीं रैंक पर, किसमें, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में। ठीक, यूपी की पोजीशन बहुत ख़राब है, चेंजिंग करने की ज़रूरत है ना बेटा, सरकारी तंत्र ऐसी है, ठीक है ना। तो यहाँ का लार्ज मिडिल साइज स्टेट और छोटे स्टेट, ठीक है ना, इन रूपों में दिया जाता है। 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया जाता है। IGR 22 में सबसे बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटका नंबर 1 पे है 6.38 पर, और भारत का श्रेष्ठ राज्य है कर्नाटका, जबकि 3.78 के साथ बड़े राज्यों में यूपी का कंडीशन सबसे ख़राब है, 18th पोजीशन पे है। ठीक, फिर वही सेम बता रहा है, यूपी अंतिम पायदान पर है, 18वीं पोजीशन है यूपी का। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.101 अंक के साथ श्रेष्ठ है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। क्लियर, चीज़ें यही हैं, सेम थिंग इज सेम, राइट। अब हमारा यही रिपोर्ट है, यहाँ शॉर्ट में देख लो। कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसकी जो है पुलिस में सेकेंड 2 रैंक, एंड आपका जेल प्रणाली में 2, न्याय पालिका में 2 और कानूनी सहायता में 2। तमिलनाडु का सेकेंड पोजीशन है, पुलिस में 6 है, जेल में 1 है, न्यायपालिका में 1 एंड कानूनी सहायता में 12। तेलंगाना थर्ड पोजीशन, ठीक, पुलिस 1, जेल 3 और आपका न्यायपालिका 5 एंड कानूनी सहायता 5। अंतिम 3 राज्य, अंतिम 3 राज्य में बिहार की रैंकिंग 16th है, पुलिस में 16, न्यायपालिका और कानूनी सहायता में भी 16 और जेल प्रणाली में 9। ठीक, और वेस्ट बंगाल 17, पुलिस में 18 और आपका जेल में 13, न्यायपालिका में 18 और कानूनी सहायता में 15। यूपी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 18, पुलिस 15, जेल 17, न्यायपालिका 15 और कानूनी सहायता 18। ठीक है ना। तो इंडिया की यूपी की रैंक कितनी है बच्चा, 18th है, सबसे खराब है। ठीक, और टॉपर कौन सा है, कर्नाटका। उत्तर प्रदेश के रैंक विभिन्न चीज़ों में देखो, पुलिस में 15 है 4.37, जेल में 17 है 3.55, न्यायपालिका में 15 है 4.05, कानूनी सहायता में 18 है 3.24। आगे चले सरकार। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्गों पाँच वर्तमान और 106 नए
को राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल ऊंचाई 2275 यानी 20,275 किलोमीटर है। इन जल मार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। एमवी गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? आपको आवाज़ आ रही होगी ना फालतू की, वो एक्चुअली दिन में ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंस इज़ टू मच, इसलिए आई ऑलवेज प्रिफर टू रिकॉर्ड इन नाइट। नाइट में ठीक रहता है थोड़ा, लेकिन ठीक है, अब क्या करेंगे यार। जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगी बील में जाकर पूर्ण हुई। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसे भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जैसे हाईवे होता है और आपका हाईवेज होता है, वाटर एयरवेज होते हैं, वैसे हमारे वाटरवेज भी होते हैं। ठीक, प्रयागराज राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया होकर गुजरेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। यह यात्रा 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में विश्व धरोहर, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिलेगा। एमवी गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ विलास का नाम ही विलासिता, ठीक, साथ
3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। नाम भी कभी कोई पूछ लिया जाता है तो गंगा विलास मेसर अंतारा रिवर क्रूज, गंगा विलास मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज, गंगा विलास मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज। राइट, रट डालो। ये हो गया। हाँ, ये आपका रिवर क्रूज ज्ञातव्य है कि MV गंगा विलास बोट की लंबाई 62.5 मीटर एंड चौड़ाई 12.8 मीटर है। क्लियर। यह बोट प्रदूषण नियंत्रण तंत्र, पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी नॉइज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त है। टेंट सिटी MV गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित किया गया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल में किया निर्णय। अब ये देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया, जो कि ये हैं। ये भाषाएं थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लो। असम बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। ठीक, ये हमारी 22 भाषाएं हैं। फिर से करो एक बार। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। ठीक है ना, ये 22 भाषाएं हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया गया। ठीक, जोर दिया। YV चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसमें समझने जैसा एक्चुअली कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन जैसा, क्योंकि इसमें तो मतलब करंट है, आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा ना। एज इट इज़ आप याद कर लो, 2-4 बार पढ़ोगे, सुनोगे वीडियोस तो आपको लर्न हो जाएगा। प्रकृति की भाषा प्रसंस्करण, वही सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए और निर्णय हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में दीजिए। ठीक, निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ये क्वेश्चन बन सकता है, अभय ओका का रिलेशन किससे है? क्षेत्रीय भाषा अनुवाद। अभय ओका क्षेत्रीय भाषा अनुवाद, अभय ओका क्षेत्रीय भाषा, ऐसे याद करो।
अभय ओका क्षेत्रीय भाषा, अभय ओका क्षेत्रीय भाषा। रट डालो बेटा। ठीक, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, कोई पोजीशन, सब कुछ आपके लिए है। ठीक है ना, रट लो, याद कर लो। स्मरणीय तथ्य, फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। तो ये हो गया हमारा। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रक्रिया प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और शाजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया। निर्णय कौन से हैं देख लो। यह है वाहन क्रय ऋण संबंधित निर्णय और चेक डैम के निर्माण संबंधित। ध्यातव्य है, इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन, लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई। ठीक, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट, ये भी आ गई है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होती है हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके निर्वाचन के बारे में कुछ निर्णय आए हैं। इनको देखो क्या है। अनुच्छेद 324 याद कर लो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त 324, निर्वाचन आयुक्त, हाँ रट डालो, निर्वाचन आयुक्त 324, 3-4 बार बोलो, मेरे साथ ही बोलो। निर्वाचन आयुक्त 324, निर्वाचन आयुक्त 324, निर्वाचन आयुक्त 324। ठीक, क्लॉज 2 के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया, स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा दी जा रही है। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना यह है बेटा कि अगर आप JNU के एग्ज़ामिनेशन में बैठे हो तो अभी तो डिस्टर्ब मत करो खुद को। ठीक, अभी तो आप आने वाला, अगर आप अगर अपीयर हो रहे हैं, ये जो मई में आपकी एग्ज़ाम्स हैं, देन आप सिर्फ तैयारी कीजिए और उसके बाद जैसे ही ये एग्ज़ाम दे देते हो 14-15 तक आप फ्री हो जाओगे, या 28 में, मतलब 14 के बाद से ही आप ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो आपके वहाँ टेक्निकल जो टेस्ट वगैरह होंगे, कंप्यूटर वगैरह का जो भी होगा, आपका टाइपिंग वगैरह जो भी होगा, आप डेली उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका पेपर निकल जाता है तो आपका वो जो टेस्ट लेंगे टेक्निकल, ठीक है ना, वो टेस्ट लेने के बाद बस आपका सीधा रिक्रूटमेंट है, उससे कोई बैरियर नहीं है। ठीक है ना, चलो, और डेली जैसी जगह पे आप रहो, मतलब अच्छी जगह पे रहोगे भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चेंजिंग आएगी। बाकी जो होगा अच्छा होगा। हमारा आज कल से बेहतर है। ठीक है ना, कल तक आई वॉज वर्किंग एज अ PGT, अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल, तो मच बेटर देन। एंड वैसे ही आपका भी, आप जहाँ हो, आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। चलो, सूचना समाप्त। सो स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव वर्णित नहीं। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर
राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। मार्च 2023 को न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कितने लोगों की सदस्यीय उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। कौन सा है भैया? CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब इनके लिए एक समिति गठित होगी इनके चुनाव के लिए। चुनाव आयुक्त एवं अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। ठीक है ना सरकार? पढ़ लो, नींद को हराम करो कुछ दिन। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक सदस्य संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान की पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की। ठीक, किसने की? KM जोसेफ ने। ये पीठ किसके लिए होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो कमिश्नर्स हैं, ठीक है ना, उनके सिलेक्शन के लिए। अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति M जोसेफ। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, आदि हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको असर बोलते हैं। असर का पूर्ण रूप क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसके अनुसार गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, प्रथम क्या है इसको फाइंड आउट कीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डालिए। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पाने व बुनियादी सुविधाएं पाने में सक्षम हैं। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी किया गया। रिपोर्ट में ग्रामीण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन की स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु नामांकन दर एनरोलमेंट रेट
विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यह आंकड़ा 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। 2022 में 1 to 14 ईयर्स के एज के बच्चे स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2%, 2018 में 4.1% था, हो गया है। ठीक है ना। गैरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4%, इसके अतिरिक्त 22 में 15-16 एज ग्रुप के बच्चों का कि 7.9% लड़कियां अनामांकित थीं, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 13.5% है। सिर्फ 3 राज्यों में 15-16 ईयर्स के आयु वर्ग में अनामांकित लड़कियों का अनुमान 10% से अधिक है, जो निम्न है। मध्य प्रदेश 17%, यूपी 15%, छत्तीसगढ़ 11.2%। ये आपका आ गया हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे लंबा। इसके पहले कौन था? गोरखपुर रेल प्लेटफॉर्म। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बल जंक्शन रख दिया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे दफरे हुब्बली रेलवे मंडल है, जो हुब्बल धारवाड़ कर्नाटक में है और स्मरणीय है कि 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुबली जंक्शन स्थित, एक मिनट बेटा, प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व की सबसे लंबे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का संज्ञा दिया गया। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। ठीक, इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम पर था, जिसकी लंबाई 1366.33 यानी 1366.33 मीटर था। अब इसको शॉर्ट में देख लो, यही देख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको क्लिक कर लो आप, ठीक है ना, अपने पास रख लो नाम। और ये देखो हुबली कर्नाटक 1560, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 1360 दूसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे आया कोलम केरल 1180, खड़गपुर पश्चिम बंगाल 1072। चलो फिर स्टेट वे सबवे शिकागो अमेरिका, इसके बाद आता है। ठीक, 1067.1। यह आ गया विदिशा 5G टेक्निक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला।
देश के 112 सर्वाधिक अल्पविकसित अंडर डेवलप्ड जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला एडीपी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। एडीपी क्या है? एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। काउंट करो फिंगर पे। बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। मतलब डेवलप होने के लिए वही कर रहेंगे ना बेटा जिले जो डेवलप नहीं है, मतलब अंडर डेवलप है, डेवलप नहीं है, वही रहेंगे ना। कॉमन सेंस थोड़ा लगा लेना, डेवलप डिस्ट्रिक्ट को मत लेना इसलिए, ठीक है। लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज और गाजियाबाद इन सबको मत लेना, ठीक है ना। तो आप किसको लोगे? बहराइच, बलरामपुर, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, चाचा, बाबा चाचा फतेहपुर, ठीक है ना, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सीसा, शीशा, फतेहपुर। मतलब कहने का मतलब बाबा चाचा को ले लेना और बाकी फतेह श्रीवास्तव, सिद्धार्थ और सोनभद्र भैया को ले लेना, ठीक है ना। ये है। उसके बाद 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग के मामले में इनोवेटिव की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है, ठीक। तो 2023 को विदिशा स्टार्टअप प्रस्तावित कर नवाचारी 5G का उपयोग करने वाला जमीनी स्तर पर तैनाती वाला पहला जिला बन गया है भारत का। ये हो गया विदिशा जिला, ये तो हो ही चुका, पहला जिला बन गया है। और विदिशा जिले में स्टार्टअप्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग के मामले हैं सुपर क्यूटिकल 5G 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क। फिर कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। अब ये क्या होता है बेटा, देखो, भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय के बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों और दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकारी एजेंसियों भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय के बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट
डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। कोलम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान, लिटरेसी कैंपेन, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन, द सिटीजन 22 द्वारा दिया गया का परिणाम है। ठीक है ना। इस अभियान को कोलम जिला पंचायत, जिला योजना समिति, केरल स्थानीय प्रशासन और किला माने केरला इंस्टीट्यूट फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना।